मूवी की शुरुआत में एरिस और मक्का को दिखाते हैं जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं और नर्सरी से बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। एक सुबह एरिस स्कूल के बाहर एक ब्यूटीफुल लड़की को देखता है और तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। इस बात के लिए मक्का उसका मजाक उड़ाती है कि तभी वे नई लड़की उनके पास प्रिंसिपल के ऑफिस का रास्ता पूछने के लिए आती है। एरिस तो उसको देखकर पागलों की तरह बोलना ही भूल जाता है और फिर वो अपने इमोशन को कंट्रोल करता है और उसकी मदद करता है। अगले कुछ हफ्तों तक वे घंटों भर उसी के बारे में सोचता रहता है। फिर उसे स्कूल के लोगों से पता चलता है कि उस लड़की का नाम नॉर्मा है। एक दिन एरिस बास्केटबॉल कोर्ट में अपने पॉपुलर भाई की कुछ मदद कर रहा होता है कि तभी नॉर्मा अपने एक दोस्त के साथ यहाँ आती है और एरिस को पता लगता है कि असल में वो उसके भाई लियो को डेट कर रही है। अब ये जानकर एरिस का दिल तो टूटता है लेकिन वो अपनी फीलिंग छुपा लेता है। फिर डिनर के टाइम वो अपने भाई लियो से पूछता है कि क्या ये सच है। लियो कहता है कि मैं नॉर्मा के साथ पहले ज्यादा सीरियस नहीं था लेकिन अब मैं उसको ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। अब एरिस उसे नहीं बताता कि वो भी नॉर्मा के बारे में कैसा महसूस कर रहा है क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके भाई लियो और नॉर्मा के रिश्ते में दरार ना आ जाए। अब हर दिन वो अपने भाई और नॉर्मा को एक साथ देखता है लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा ही दुख हो रहा होता है उसको। वो नॉर्मा को भुलाने की कोशिश तो कर रहा होता है लेकिन बार बार इंस्टाग्राम पर उनकी फोटोज दिख जाती हैं और वो उसको चाहकर भी भुला नहीं पाता। एक वीकेंड स्कूल के सभी स्टूडेंट्स प्रोग्राम की तैयारियां कर रहे होते हैं। तभी एरिस को लियो का फोन आता है। वो उसे कहता है कि नॉर्मा से उसको बात करनी है लेकिन तभी अचानक नॉर्मा की नाक से खून आने लगता है। एरिस और नॉर्मा की बेस्ट फ्रेंड मार्गक्स उसको बाथरूम तक लेके जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें लगता है कि वे ठीक हैं, लेकिन तभी नॉर्मा बेहोश हो जाती है। वे तुरंत उसको सीएटी स्कैन के लिए हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर रिपोर्ट चेक करता है लेकिन उसमें तो सभी नॉर्मल आता है। अब नॉर्मा उससे कहती है कि जरूर वे कुछ मिस कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों से उसकी पीठ पर अजीब तरह के रैशेस हो रहे हैं। लियो और एरिस उसको मिलने हॉस्पिटल में आते हैं लेकिन नॉर्मा को लगता है कि स्कूल के बाथरूम में उसको ठीक करने की कोई शक्ति है क्योंकि यही एक इकलौती ऐसी जगह है जहाँ उसे चक्कर नहीं आते। अब सभी को लगता है कि ये केवल एक संयोग है लेकिन एरिस इस बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। अब इंटरनेट पर कुछ घंटे बिताने के बाद उसे पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपरसेंसिटिविटी नाम की एक एलर्जी है और कहीं न कहीं ये नॉर्मा को भी हो गई है। इसका मतलब यह है कि नॉर्मा को फोन उपकरणों द्वारा निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एलर्जी है। वे बाथरूम में बेहतर महसूस इसलिए करती है क्योंकि ये एक डेड जोन है जहाँ पर फोन सिग्नल नहीं आते। जब नॉर्मा की माँ इस बारे में बताती है तो वे कहती है कि उसका बेडरूम भी एक डेड स्पॉट है जहाँ पर बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आते, इसीलिए नॉर्मा केवल वहाँ अपने बिस्तर पर ही ठीक से सो पाती है। अब डॉक्टर कहती है ये साबित करने का कोई निश्चित तरीका तो नहीं है कि वे इस बीमारी से पीड़ित है, लेकिन अगर वे कहते भी हैं तो उसका इलाज अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। नॉर्मा का परिवार एक्वापंचर से लेकर हिप्नोटिज्म तक सभी कोशिश करता है लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है। लियो नॉर्मा के लिए इतना परेशान हो जाता है कि वे एक इम्पोर्टेंट बास्केटबॉल में भी बहुत खराब परफॉर्म करता है और वे नॉर्मा के लिए दौड़ भाग करके बहुत ही थक जाता है लेकिन जब वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस बास्केटबॉल को देता है तो भी उसको बहुत बुरा लगता है। हर थेरेपी सेशन के बाद नॉर्मा की कंडीशन खराब होती जा रही थी और 2 सप्ताह के अंत तक तो वो चलने की हालत में भी नहीं होती। उसका परिवार उसे उसके दादा दादी के घर भेजने का फैसला करता है जो गांव में है और वहाँ कोई भी वाईफाई या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। अगर वे वहाँ रहती तो उसकी कंडीशन बेटर होने के काफी चांसेस है। अब नॉर्मा खुश है कि उसे अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है, हालांकि उसे डर भी है कि वो और लियो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब उसकी अब्सेंस का फायदा उठाते हुए उसकी झूठी बेस्ट फ्रेंड मार्गक्स उसके प्रेग्नेंट होने की अफवाहें फैलाती है। अब मक्का को इसके बारे में खबर मिलती है तो वह एरिस को बताती है। लियो हर वीकेंड नॉर्मा से मिलने आने का वादा करता है तो वे उसे मिलने जा ही रहा था लेकिन वे रास्ते में कहीं खो जाता है और उसे घर लौटना पड़ता है। इस दौरान एरिस और मक्का नॉर्मा की माँ के साथ गाड़ी में जाते हैं ताकि उन्हें रास्ते ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। अब क्योंकि लियो ने सुबह उनके साथ जाने के बजाय बास्केटबॉल प्रैक्टिस को प्राथमिकता दी होती है, नॉर्मा निराश हो जाती है क्योंकि वह पूरे एक हफ्ते वाईफाई न होने की वजह से लियो से बात नहीं कर पाई है। अब अगले वीकेंड भी वही होता है। नॉर्मा उत्साह से अपने बॉयफ्रेंड लियो का इंतजार करती है जो नहीं आता, जबकि एरिस और मक्का कई उपकरणों के साथ उसे मिलने आते हैं। अब एरिस ने एक टिन फॉयल भी बनाई होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दूर करती है और जो नॉर्मा के लिए काफी मददगार साबित होता है। नॉर्मा आभारी है कि वे उसके ठीक होने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो सोचती है कि काश लियो उसके लिए ऐसा कर रहा होता। अब अगले वीकेंड में नॉर्मा से मिलने जाते हैं तो मक्का नॉर्मा को मार्गक्स की चैट का एक स्क्रीनशॉट देती है जिसमें वो बताती है कि तुम्हारे बारे में प्रेग्नेंट होने की खबर फैला रहे हैं लोग। अब ये सब मिलकर भी उस मार्गक्स को सबक सिखाने का फैसला करते हैं, हालांकि एरिस इस प्लान को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं है। वो एरिस को मार्गक्स के रूप में तैयार करते हैं और उसकी तस्वीरें लेते हैं। फिर मक्का एक ग्रुप चैट को हैक करती है और मार्गक्स और नॉर्मा की एक फोटो पोस्ट करती है और लिखती है कि मार्गक्स ने नॉर्मा को अबॉर्शन के लिए मजबूर किया है। अब ये खबर सुन के सभी नॉर्मा के दोस्त बन जाते हैं और वो मार्गक्स से बात करना ही बंद कर देते हैं, लेकिन ये प्लान फेल हो जाता है जब चैट का स्क्रीनशॉट पूरे स्कूल में फैल जाता है क्योंकि अब ये बात सभी मानने लगे थे कि नॉर्मा सच में प्रेग्नेंट थी।
लियो कई हफ्तों बाद नॉर्मा से मिलने जा रहा है। वे उत्साह से उसके पास दौड़ते हुए आती है, लेकिन लियो उसे पीछे धक्का दे देता है क्योंकि उसके साथियों और कोच ने भी अबॉर्शन वाली पोस्ट देख ली थी और सभी सोच रहे थे कि लियो ने नॉर्मा को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। लियो उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उस अफवाह की कीमत उसके बास्केटबॉल करियर को भी चुकानी पड़ सकती थी। नॉर्मा माफी मांगती है, लेकिन लियो सुनने के मूड में नहीं होता। अब शहर वापस जाने से पहले वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। इस घटना से नॉर्मा का दिल टूट जाता है। वे ना तो ढंग से खा पाती है, ना ही सो पाती है, जिसकी वजह से उसकी रिकवरी भी स्लो हो जाती है। अब अपनी दादी के कहने पर भी लियो को एक लेटर लिखती है जिसमें वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि वे उससे मिलने आ जाए प्लीज। लियो को लेटर मिल तो जाता है, लेकिन वे बिना पढ़े ही उसे मेड के हाथों उसको फेंकने को कहता है। अब एरिस को नॉर्मा के लिए ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वे अपने भाई को बिना बताए उसकी तरफ से जवाब लिख लेता है और जल्दी वे लगभग हर दिन लेटर्स एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मा लियो से और भी ज्यादा प्यार करने लगती है। जबकि वो इस बात से बेखबर थी कि ये सारे लेटर्स एरिस लिख रहा है। वो रोज उसके रिप्लाई का इंतजार में उठती है और वो पिछले महीने की तुलना में काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। एक दिन मक्का, एरिस और नॉर्मा पड़ोस में साइकिल चलाने जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ बच्चे मिलते हैं जो तार वाले फोन से खेल रहे होते हैं। वे सब इसे ट्राई करते हैं, लेकिन डिवाइस तो काम ही नहीं करती। अब ये जानते हुए कि नॉर्मा उसे सुन नहीं सकती, एरिस उसे फोन से बताता है कि वो उसको प्यार करता है, लेकिन क्या फायदा, वो उसको सुन ही नहीं पाती। उसके बाद वे उस पुल पर जाते हैं जो गाँव की सीमा है। वहाँ से वो थोड़ा दूर एक चट्टान पर जाते हैं जहाँ नॉर्मा जाना चाहती है, लेकिन अपनी बीमारी के कारण नहीं जा सकती। एरिस उसे कहता है कि कम से कम उसको ट्राई तो करना चाहिए क्योंकि टिन फॉइल शायद काम कर जाए। अब कुछ सेकंड्स के लिए तो वो ठीक महसूस करती है, लेकिन फिर उसकी नाक से खून निकलने लगता है। अब वे जल्दी से घर लौटते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। एरिस अब इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझता है क्योंकि उसी ने उसको पुल पार जाने के लिए कहा था। अब नॉर्मा उसे आश्वासन देती है कि सब कुछ ठीक है। अब अगले हफ्ते नॉर्मा का जन्मदिन है। उसकी दादी उन सभी को पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन नॉर्मा का पूरा ध्यान इस बात पर है कि लियो वहाँ आ जाए। अब दिखाते हैं कि मका और एरिस किराने की दुकान पर है। मका जानती है कि वे अब भी लेटर्स लिख रहा है और चाहता है कि वे नॉर्मा को सारा सच बता दे। एरिस भी जानता है कि ये सही है, लेकिन खुद नॉर्मा को चोट नहीं पहुंचा सकता। अब अपने बर्थडे वाले दिन नॉर्मा को लियो का बेसब्री से इंतजार है। एरिस बहाना बनाता है कि उसे देर हो जाएगी, लेकिन नॉर्मा जितना हो सके इंतजार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बर्थडे के गिफ्ट के रूप में एरिस ने उसे उस चट्टान पर ले जाने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल से ढकी एक कार बनाई होती है जिस पर वे जाना चाहती है। उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन पर काफी रिसर्च की होती है और उसे लगता है कि ये कार टोपी से बेहतर काम करेगी। अब तीनों इसे ट्राई करती हैं और वो कार वास्तव में काम कर रही होती है। वे चट्टान पर ड्राइव करते हैं और एक साथ सनसेट देखते हैं। जब वे अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मा बताती है कि बीमार होने से पहले वे एक पायलट बनना चाहती थी, लेकिन उसने अब वो उम्मीद छोड़ दी है। अब घर वापस जाते वक्त मक्का उन्हें कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देती है ताकि एरिस नॉर्मा को सच्चाई बता सके। एरिस नर्वस है, लेकिन वे सही कदम उठाता है और उसको बता देता है कि लेटर्स वही भेज रहा है, लियो नहीं। जैसे ही नॉर्मा ये सुनती है तो उसका दिल टूट जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करना है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लियो के साथ उसका रिश्ता पहले जैसा सही हो चुका है। लेकिन नॉर्मा को अब ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि लियो अभी भी उससे नाराज है। वे चुपचाप घर आते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि दरवाजे पर लियो उसका इंतजार कर रहा है और ये देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। वे हर चीज के लिए माफी मांगता है और दोनों में सुलह भी हो जाती है। फिर भी नॉर्मा अपने दिमाग से एरिस का ख्याल नहीं निकाल पाती। उस दिन से वे और लियो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं, लेकिन जब भी वे साथ में समय बिताते हैं, लियो या तो नींद होता है या बास्केटबॉल प्रैक्टिस के कारण थका हुआ होता है। नॉर्मा भी उसे समझती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वे उसे वास्तविक जीवन की तुलना में लेटर्स में ज्यादा पसंद करती है। अब एक दिन स्कूल में एक लड़की एरिस से कहती है कि वे लियो से उसकी कॉल पिक करने के लिए कहे। एरिस कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि आप कौन हो। लड़की बताती है कि मैं लियो की गर्लफ्रेंड हूँ। एरिस इसके बारे में लियो से पूछता है और वे कहता है कि हाँ, नॉर्मा से ब्रेकअप करने के बाद मैंने इस लड़की को डेट की थी। अब वे ये कहकर खुद को जस्टिफाई करता है कि वे नॉर्मा से प्यार करता है और ब्रेकअप के बाद वे दुखी था, लेकिन एरिस उसकी बातों में नहीं आता। अगले दिन दोनों फिर से नॉर्मा से मिलने जाते हैं। एरिस लियो से उसे सच बताने के लिए कहता है, लेकिन वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने से डरता है। अब तीनों एक साथ टहलने जाते हैं और एक नीली और पीली तितली एरिस के कंधे पर बैठ जाती है। लियो और नॉर्मा एक तस्वीर लेने के लिए अपने कैमरास निकालते हैं, तभी नॉर्मा अचानक लियो के फोन में देखती है और वहाँ पर प्रीव्यू विंडो में लियो और एक लड़की की फोटो दिखती है। अब लियो जल्दी से अपना फोन अपनी पॉकेट में डाल देता है ताकि उसको पता न लगे और ऐसा दिखावा करता है जैसे वे नहीं जानता कि नॉर्मा किस बारे में बात कर रही है। नॉर्मा गुस्से में घर वापस आती है और लियो उसका पीछा करता है, ये दावा करते हुए कि वो लड़की सिर्फ एक दोस्त है। अब नॉर्मा एरिस से सच जानना चाहती है तो वे दुविधा में पड़ जाता है कि मैं किसकी साइड लूं और आखिरकार उसे अपने भाई की साइड लेनी पड़ती है और वो ये कह देता है कि वो लड़की सिर्फ उसकी दोस्त है। लेकिन नॉर्मा उस पर भी विश्वास नहीं करती। उन दोनों ने उससे झूठ बोला और उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। इस बात से वो दोनों उसकी नजरों में गिर जाते हैं और वो उनसे जाने के लिए कहती है और घर में एरिस और लियो के बीच बहस हो जाती है।
एरिस चाहता है कि उसका भाई अपनी गलती स्वीकार करे और नॉर्मा की रिस्पेक्ट करे, लेकिन लियो एरिस को कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे अंदर भी नॉर्मा के लिए कुछ कुछ होता है। अब इससे पहले दोनों में हाथापाई हो जाए, एरिस दूर हो जाता है और नॉर्मा के घर वापस चला जाता है। नॉर्मा उससे बात करने से इनकार कर देती है, लेकिन वो पूरे दिन उसका इंतजार करता है। फिर भी अपने कमरे से बाहर नहीं आती, तो वो उसकी दादी के पुराने रिकॉर्डर में एक मैसेज छोड़ देता है। घर वापस आते हुए एरिस अपनी माँ के कहने पर लियो को लेने एक बार में जाता है, जहाँ वे अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। अब बेशक उसका झगड़ा तो हो रखा था, लेकिन एरिस फिर भी उसकी मदद करने के लिए जाता है। लियो माफी मांगता है और अपने भाई एरिस को गले लगाता है, ये मानते हुए कि वो गलत था। उनकी सुलह हो जाती है और वे घर आ रहे होते हैं। अब लियो एक्सेप्ट करता है कि वो नॉर्मा के लायक नहीं है और एरिस को कहता है कि वो नॉर्मा को बता दे कि वे उसके लिए कैसा महसूस करता है। जब एरिस फाइनली उसकी और नॉर्मा की हैप्पी एंडिंग के बारे में सोचने लगता है, तभी उसकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। अब अगली सुबह नॉर्मा को खबर मिलती है कि एक्सीडेंट से लियो गंभीर रूप से घायल है और एरिस की डेथ हो गई है। अब ये सुनकर उसका दिल बहुत ही टूट जाता है और वे रोने लगती है। अब वे उसके अंतिम संस्कार में जाने के लिए अड़िग रहती है, भले ही उसे कोई भी बीमारी आ जाए। उसके जाने से पहले उसकी दादी उसे वो टेप रिकॉर्डर दे देती है। अब पुल पर पहुंचते ही उनकी कार काम करना बंद कर देती है, तो हर कोई कार को ठीक करने में बिजी होता है। तभी नॉर्मा फटाफट उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है, जिसमें एरिस ने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया होता है। वे उसे बताता है कि जब उसने पहली बार नॉर्मा को देखा था तो उससे प्यार हो गया था, लेकिन वो कभी कबूल नहीं कर पाया क्योंकि वे उसके भाई लियो के साथ बहुत ही खुश थी। अब ये पढ़ते ही उसके चेहरे पर आंसू आने लगते हैं और उसे खिड़की पर एक नीली और पीली तितली दिखाई देती है, जो बिल्कुल वैसे ही दिखती है जैसे पिछले दिन एरिस के कंधे पर बैठी हुई थी। वो बाहर उसका पीछा करते हुए जाती है और उसे पुल की दूसरी तरफ लेके जाती है। एल्यूमिनियम फॉयल के बिना भी नॉर्मा ठीक सा महसूस करती है। उसे लगता है कि उस मोमेंट में एरिस उसके साथ ही है। अब उनके परिवार तब अंतिम संस्कार में जाता है, जहाँ लियो व्हील चेयर पर है। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि नॉर्मा एक पायलट है और वो एक एरोप्लेन को उड़ा रही है। वे एरिस की फोटो को सामने रखती है और उससे पूछती है कि क्या ये उड़ने के लिए तैयार है, और फिर प्लेन हवा में उड़ जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर ये खूबसूरत मूवी खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स। It's not a game, it's a rich thing.